इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक बातचीत से, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा गेहूं फसल की देखभाल। जैसा आप जाने हैं कि आज दिन मंगलवार है और इस दिन हमारा फोन इन कार्यक्रम रहा है, और फोन इन कार्यक्रम रहा है तो उस दिन हम आपके सुझाव और समस्याएं जो हैं वो ले हैं, और जिनका समाधान जो स्टूडियो में उपलब्ध हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कराया जाए। आज का हमारा विषय रहेगा गेहूं फसल की देखभाल, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सतीश कुमार, तकनीकी सहायक उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र। इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। और आज का हमारा जो फ़ोन नंबर है वो रहेगा 01744221322, यानी फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। तो आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों की गिरधारी की राम राम। साथियों, एक बार फिर बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो है गेहूं फसल की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर सतीश कुमार जो तकनीकी सहायक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अंदर। जिन साथियों ने अपना रेडियो देर से खोला उनको बता दें कि जो हमारा संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221 322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर से हैं उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा, तो नंबर रहेगा 01744 221 322। साथ ही गेहूं से संबंधित जो भी अपने प्रश्न हैं इस नंबर पे कर सकते हैं, ताकि जो हमारे बीच विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हम आपकी समस्याओं का सीधा समाधान कर सकें। साथियों से प्रार्थना है कि गेहूं के बारे में प्रश्न करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपका और प्रोग्राम सुन रहे सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, गेहूं को लगभग जो समय पे लगाई गई है लगभग 90 दिन हो गए हैं जी, और जो पिछेती लगाई है उनको भी अब समय हो गया अब तो। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में ये आवश्यक है कि उसकी हम पूरी देखभाल कर सकें, यानी वैज्ञानिक तरीके से हम उसकी खेती कर सकें। हमने किस्म का सही प्रयोग कर लिया, जो बुआई से पहले की प्रक्रियाएं थी वो सब पूरी कर ली जी, जो उसके बाद की, उसके बाद हम किस किस अवस्था में उस फसल का ख्याल रखेंगे? देखिए, अब जो लगभग 3 महीने की फसल होने को है जी, और जो पिछेती बिजाई है जी, वो भी लगभग पूरी हो चुकी है, और आगे अब कोई गुंजाइश बिजाई की बचती नहीं जी। हालांकि किसान जो गन्ना के बाद खेती वाले आलू के बाद पहले फोन ले लें। जी, हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल, तहसील असंध से। अपना गांव का नाम बता दो, जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील बता दी तो। हाँ जी। गांव का नाम? जबाड़ा। जिबाड़ा। अपना खुद का नाम? हाँ जी। आपका नाम? नाम दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, क्या पूछना है? सर, गेहूं में पिछली बार भी पीला रतुआ आया था, इस बार भी लक्षण पीले रतुए के हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए किसान भाई, क्या पीले रतुए की आपको पूरी तरह से आप अपने मन में संतुष्ट है कि आपको पहचान है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर फिर भी आपके माध्यम से चलो आपको पहचान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो किसान भाई पीली गेहूं को और पीले रतुए में फर्क नहीं कर सकते, उनको मैं उसके स्पष्ट से
थोड़े से सिम्टम जो है उसके बता दूं। जो पीला रतुआ की पत्ती है उसकी धारियों के साथ साथ हल्दी का पाउडर सा झड़ता है, और अगर उसको अपने आपके कपड़े के साथ वो लग जाए तो कपड़ा भी वो पीला हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और वजह से फसल पीली हुई है, किसी खेत के टुकड़े में हुई है, किनारे में हुई है, तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं होती है। वो पीली जरूर दिखेगी लेकिन उसकी सारी पत्ती पीली दिखेगी या वो पत्ती का ऊपरला हिस्सा पीला दिखेगा। लेकिन जो पीला रतुआ की है उसमें धारियों के साथ साथ पत्ती है, पत्ती में जो धारियां होती हैं धारियों के साथ साथ लंबाई में सीधी लंबाई में पत्ती की लंबाई के साथ साथ पीली एक पत्ती पटी सी हल्दी के जैसी, जैसे हल्दी लगा दी हो उसके ऊपर धारी के ऊपर, ऐसी एक सीधी धारियां बनेंगी। और उसको अगर आपके कपड़े के साथ लग गया तो वो आपके कपड़े को पीला करेगी। अगर आप उसको झाड़ोगे तो उसका पाउडर सा नीचे झड़ेगा। ये है पीले रतुए की पहचान। ये तो मैंने साधारण भाषा में पहचान बताई है, न कि वैज्ञानिक भाषा में, जिससे कि किसान भाई को पहचानने में आसानी हो। अब रही बात के पीला रतुआ का प्रकोप पिछले 3-4-5 साल से इस लगभग हरियाणा के कुछ जिलों में, विशेषकर जो नदी क्षेत्र का नजदीक लगता है, जैसे यमुनानगर जिला में सबसे पहले, पंचकुला में, और या जो पहाड़ के नीचे तलहटी में के नज़दीक जो ज़िले हैं उनमें ये शुरू होती है। हरियाणा में जो अब तक की हमारा जो आकलन है, जो हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, उसमें यही है कि वे पंचकुला, यमुनानगर ज़िला, कुरुक्षेत्र की बबैन ब्लॉक और रादौर, इस क्षेत्र से ये सबसे पहले देखी जाती है ये बीमारी। और इस बीमारी का अब अगर आप उपचार पूछें तो या तो जो किस्में हैं, कुछ किस्में तो ऐसी हैं कि जो इसमें पूरी 80% तक इसकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो कुछ किस्में ऐसी थी जो इसको ज़्यादा ससेप्टिबल थी, जो इसमें जिन किस्मों में ज़्यादा आती थी, वो लगभग हरियाणा में अब बदली गई हैं। हमारे यहाँ अब 29-63 का रकबा सबसे ज़्यादा है, और उसमें इसकी वो इतनी मतलब पूरी 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये रेजिस्टेंट वैरायटी है पीला रतुआ के। और ये मौसम के हिसाब से ये बीमारी आती है। और इसका जो इलाज अगर आप पूछे तो मैं अभी बता दूं। हाँ जी, जितने लीटर पानी उतने ग्राम पर, या 200 लीटर पानी में प्रोपेगोनाजोल 200 ml दवाई, प्रोपिकोनाजोल। अब हम क्योंकि विभागीय अधिकारी होने के नाते किसी कंपनी विशेष के उस दवाई का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एतराज की बात हो जाती है। लेकिन जो उसके अंदर रसायन है वो प्रोपिकोनाजोल है। तो प्रोपिकोनाजोल 200 ग्राम लेना है? हाँ जी, 200। उसको कितने पानी में मिलाना है? 200 लीटर पानी में 200 लीटर उसका घोल बनाना है। उसका घोल बना लेना है। घोल बनाने की भी मैं, अगर आप किसान भाई कहें तो मैं घोल बनाने की विधि भी बता दूं। वो बता दो, किसान भाई ना कहे तो क्या बता दो। हाँ, क्योंकि अक्सर दवाई भी उच्च श्रेणी की खरीद लेता है किसान, और स्प्रे भी अपने तरीके से सही कर लेता है, लेकिन हाँ अपनी तरफ से कोई अपना नुकसान करना नहीं चाहता, लेकिन घोल बनाने में कई बार गलती कर बैठता है। तो अगर आपने जितने भी उसके टंकी स्प्रे करनी है, मान लिया आपने 8 टंकी स्प्रे करनी है या 10 टंकी स्प्रे करनी है, तो 10 डिब्बे ही पानी लें जी पहले, ठीक है। फिर उसमें पहले आधा पानी डालें, 5 डिब्बे डालें, फिर उसमें ये दवाई डालें, फिर 5 लीटर ऊपर से डालें। अच्छा, फिर इसको अच्छी तरह से किसी डंडे के साथ हिला लें जी। तो ये आपका हो गया 10 टंकी का घोल। अब फिर यही प्रक्रिया आपने स्प्रे की टंकी जब तैयार करनी है, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनानी है। पहले 7-8 लीटर या 6 लीटर पानी पहले डाल लेना है जी, फिर 1 डिब्बा ये डालना है, घोल का डालना है, फिर ऊपर से 6 लीटर पानी और डालना है, ताकि कंसंट्रेशन दवाई की कम ज्यादा ना हो जाए, उसका जो मिश्रण है अच्छी तरह हो जाएगा। और इसमें एक किसान भाई हमसे ज्यादा तकनीक पे ध्यान देते हैं, मैं फिर भी उनको याद दिला दूं कि जब स्प्रे के लिए जो नोजल वाली पाइप शुरू होती है, वो पंप के बेस लेवल से 1 इंच ऊपर से शुरू होएगी जी। और अगर वो 1 इंच नीचे दवाई बैठ गई
तो वो फिर उसका मिकदार गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। और कई बार जो दवाइयाँ होती हैं उनके फिर साइड इफेक्ट देखने में आते हैं और फिर किसान शिकायत करते हुए दवाई ने काम नहीं किया, या जहाँ पे वो कंसंट्रेटेड दवाई गिरी वहाँ पे नुकसान फसल का कर दिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। सबसे बात है कि जो घोड़ है उसे ढंग से तैयार किया जाए। हाँ जी, हाँ जी। दिलबाग जी कुछ और पूछना है? ना जी सर जी। ठीक है जी। तो मतलब उससे पहले यही चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले तो जो है घोड़ आवश्यक तरीके से ठीक हो। हाँ जी। नहीं घोड़ जिसे आपने बताया कि पहले 200 जो ग्राम है प्रोपोकॉनजोल लेंगे, 200 लीटर पानी लेंगे, फिर उसको 10 टंकियों में जिस तरह बांटेंगे, उसका फिर जैसे 5 लीटर आपने पानी डाल दिया, फिर घोल दवाई डाल दी, फिर 5 लीटर पानी डाल दिए, ताकि वो घोल अच्छी तरह से बने। घोल अच्छी तरह से एक मिकदार का घोल बन जाए, ताकि वो अपना प्रभाव अच्छी तरह दिखा जी, एक सार प्रभाव दिखा। तो ये तो ही पीला रतुआ का उपचार। अब हम वापस लौट के नहीं आते हैं कि जो गेहूं, जहाँ आलू वाले खेत की हम बात कर रहे हैं, जो हम बात नहीं, इसमें एक मैं और सुझाव है मेरा येलो रस्ट पीला रतुआ में। जैसे अगर किसान जो रूटीन में अपने खेत में जाता है, तो अगर उसको ये लगता है कि अभी शुरुआत हुई है जी, और खास करके जहाँ पे उसको घनी पौधे ज्यादा हो, घने हो, वहां पे उसको दिख जाए, और अगर एक पौधे में शुरुआत हुई है तो वो उस पौधे को वहां से उखाड़ के और इस ढंग से उखाड़े कि वो जो उसका इनोकुलम है, जो उसका पाउडर है, वो नीचे न झटके पाए। मान लिया नीचे अब उसने साफा है किसान के पास। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा क्योंकि पहले एक फोन ले लें। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सुनील कुमार, गांव बुटानी खड़ी, तहसील इंद्री, जिला करनाल से बोल रहा हूँ। जी सुनील जी, क्या पूछना है? सर मैंने ना 1 तारीख को ना गेहूं की फसल में ना एक्सल दवाई का स्प्रे किया था। 1 तारीख को एक्सल दवाई का? अच्छा। तो सर उससे ना 70% ये मंडूसी मरी है सर। अच्छा। तो सर उसमें क्या नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं स्प्रे की दूसरे साल का? नहीं, देखिए ये जितनी बार आपने पहले भी वैज्ञानिकों को सुना होगा, और अगर इंसानों के डॉक्टर्स भी हैं वो भी एक दवाई को बार बार रिपीट करने की सिफारिश नहीं करते हैं। अगर, और गेहूं के मामले में भी यही है, अगर हमने जो ये हमें टेक्निकल मिले हैं 3 या 4, अगर हमने इनको लंबे समय तक उपयोग में लाना है, इनका फायदा उठाना है, तो ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि एक ही टेक्निकल को बार बार उपयोग ना किया जाए। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि आपकी फसल की अवस्था क्या है जी। अगर आपकी फसल की अवस्था 55-50 दिन के आसपास हो चुकी है, तो आपको इन किसी भी दवाइयों का स्प्रे करने की सिफारिश नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके बाद फसल की पैदावार पे असर आना शुरू हो जाता है। इससे बेहतर ये होता है कि भाई उसको मानवीय तरीके से मैनुअल उसकी वीड को निकलवाया जाए। दोस्तों एक सवाल मेरा रहेगा भाई की तरफ से। हाँ जी। कि जब 70% उसका खरपतवार खत्म हो गया जी, अब 30% फेरा खेत में, ठीक, उसका उपचार क्या करेंगे? नहीं, वही तो मैंने कहा ना, अगर आप अपनी अवस्था देखें ना, अगर फसल की अवस्था वेजिटेटिव पार्ट उसका पूरा हो चुका है, ठीक है, अगर हम उस पे अब स्प्रे करते हैं तो वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। अगर हम उस पे कोई भी टेक्निकल प्रयोग करेंगे तो वो उसकी पैदावार पे असर डालेगा। अगर फसल, बेहतर ये होगा कि उसको फिर हाथ से निकलवाया जाए। अगर फसल दाने की अवस्था में नहीं है, उस अवस्था में नहीं है, अभी कम है, उस समय नहीं, दिन देखिए आप। अच्छा। अवस्था तो अब हरियाणा में इतने कड़क फसल है तो किसी की अवस्था पूछे, किसी को अपने दिन देखे कितने दिन की हो। सूरज कुछ और पूछना आपको? सर लास्ट में रागनी भी सुना दिया, राम राम में टोटा आ गया। अब वो तो फिर आपको ना चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, वो इतवार को होगा, इतवार को पूरा करेंगे आपका। ओके जी, ओके, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसको अवस्था देख के अगर उस 55 दिन की हो गई तो हम उसे हाथ से मानवीयकरण कर रहे हैं उसका, वैसे तो उत्पादन में फर्क मैनुअल। हाँ जी, उत्पादन में फर्क है। ठीक। अब लौट के वहीं पे आते हैं जब पीले रतुआ की हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वो पीला रतुआ में ऐड करना चाह रहा था कि भी अगर उसके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, अगर उसके पास पॉलिथीन है, अगर उसके पास अखबार है, अगर उसके पास परना है, तो वो पौधे के साथ उसको लगाए, पौधे को थोड़ा सा झुकाए, काटे और उसको उठा के फिर
मिट्टी में गहरा गड्ढा खोद के दबाई जाती जी। तो उसका नुकसान क्या है अगर मान लो जो पोडर है जमीन पे गिरेगा? हाँ, अगर उसको इनोकुलम जमीन में पड़ जाता है और उसको मौसम उसके अनुकूल मिल जाता है तो वो वहां पे फिर अपनी दोबारा से फिर अपनी पकड़ करेगा। हाँ जी, वो अपनी पॉपुलेशन बनाएगा वहां पे। ठीक, तो इसलिए अगर इस साल में वो असर नहीं डाल पाएगा तो उसका इनोकुलम वहीं सरवाइव भी कर सकता है, तो नेक्स्ट सीजन में भी अगली बार में वो प्रभावी हो सकता है। तो इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ जी। तो सब एक बात और, जब तक साथी फोन करते हैं कि अब बरसात भी आई है, हाँ जी, और साथियों का पानी का समय भी हो रहा है जी, तो उसमें क्या करें? देखिए ये एक ज्वलंत सवाल है, इस पे मैं अपने आप ही बोलने लगा था लेकिन बीच में फिर सवाल आ गया। तो अब ये जो भारी मिट्टियां हैं उसमें अब उन्होंने कुछ लोग पानी दे चुके थे जी, तो और कुछ लोग अभी देने की अवस्था में थे। हाँ। लेकिन अगर उनके यहाँ सफिशिएंट बरसात हुई है तो पानी उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारी मिट्टी में एक पानी और आना है जो कि मार्च के फरवरी के आखिर में मार्च के पहले हफ्ते में आएगा। और हल्की मिट्टियों में तो अभी अगर उन्होंने पीछे दिया है तो एक तो पक्का आना ही आना है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो दो भी हो सकते हैं जी। तो भारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता है, लेकिन किसान को हर किसान को अपने हर खेत की फिजिकल कंडीशन का बहुत अच्छी तरह से पता है जी। अगर उस एक पानी तो आना ही है, अगर बीच में कोई और बारिश हो जाती है 20 दिन बाद फिर उसको सोच समझ के पानी का विचार करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उस समय, बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी और पैदावार एकदम ड्रास्टिकली कम होगी। हाँ, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। जो अपनी फसल को अपीयरेंस अपना देखता है खेत में और बहुत खुश होता है कि अच्छी फसल खड़ी है, लेकिन दाने में कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल, तो यही एक सोचने की बात थी। अगली बरसात एकदम आ गई जी, तो बिल्कुल अब तो सुविधा हरियाणा के हरियाणा सरकार की, केंद्रीय सरकार की, कृषि विज्ञान केंद्रों की, स्थानीय कृषि कार्यालयों की बड़ी सुविधा है। आज से 15 साल पहले जो स्थिति थी अब वो नहीं है। मोबाइल आप किसानों के हाथ में है और मोबाइल में वेदर आता है, अगले 15 दिन का भी आता है, अगले हफ्ते का भी आता है। तो किसान भाइयों को पुरजोर सिफारिश करूंगा कि भाई पानी देने टाइम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और स्थितियां देखकर, फोरकास्ट देखकर, मौसम की जानकारी लेकर ही फैसला करें। अब ये सोचे भी 45 दिन बाद या 15 दिन बाद जाना ही जाना, नहीं वो ना सोचे। हाँ, ये अवस्था को देखें, वातावरण देखें, मौसम की जानकारी ले। 15 दिन का मौसम उनके मोबाइल में आता है और आपके माध्यम से आपके दूरदर्शन भी और रेडियो स्टेशन से भी मौसम का फोरकास्ट आता है, उसका ध्यान दे के पानी का, क्योंकि जो ये फरवरी मार्च का महीना बड़ा नाजुक सा होता है, ये बड़ा नाजुक होता है और खास करके गेहूं की फसल के लिए तो बहुत ज्यादा, और जो बाद में इतना आर्थिक नुकसान पहुंचाता है कि बहुत ज्यादा जी। तो ये साथियों में ख्याल रखेंगे कि मौसम के बारे में विशेषकर हम बात करें वापिस जो है गेहूं की फसल की देखभाल के बारे में। हमने कहा था कि एक तो जो समय पे बोई गई है, फिर जो क्षति बोई गई है, इन दोनों की देखभाल में थोड़ा अंतर रहेगा आज के मौसम। हाँ जी बिल्कुल, जो बाद में उसमें वीड्स की तो समस्या आती नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि गन्ने के नीचे या उसके अंदर वीड्स तो बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं तो वो जो सामान्य रसायन उपलब्ध है बाजार में, टॉपिक है जी, और वो उनसे कंट्रोल हो जाते हैं जी। और उसके बाद उनकी खाद। सब एक फोन ले लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सौली से बोल रहा जी, जिला कानपुर नकुड़ के पास। अपना नाम? रामलाल जी। रामलाल जी, क्या पूछना है? आपने वाली दवाई बताई ना पीले से, मैं नाम भूल गया। प्रोपिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल जी सर। रामलाल जी, प्रोपिकोनाजोल लिख लो, आप उसको लिख भी जाओ, ठीक है ना जी? ठीक है, और कुछ? धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ, हम बात उसकी कर रहे थे कि जो पछेती के उसकी हम बात कर रहे थे कि उनमें किन किन बातों में विशेष अंतर रहेगा देखभाल में, क्योंकि हाँ जी, उसमें जो हमारी समय की बिजाई थी उसमें खाद पूरी हो गई, उसमें इरिगेशन मेजॉरिटी पार्ट उसका पूरा हो गया, सिर्फ एक इरिगेशन आना है, उसमें नदीनों का, खरपतवारों का नियंत्रण हो चुका है। यही सारी चीजें इसमें अभी
बीच चल रही में है। चल रही हैं, हाँ। बीच में है, तो किसान उनका अपना पूरा हिसाब करें। और खासकर जो चिंता नदीनों की खरपतवार का नाश करने के लिए मुख्य फसल में होती है, और जो लेट बिजाई वाली फसल है उसमें इतनी चिंता किसान को करने की जरूरत नहीं होती जी। और इसके अतिरिक्त एक जो हम कार्यालय में हमारे पास भी किसान आते हैं, तो वो इस बात की बारे में जानकारी मांगते हैं कि क्या अब भी बिजाई हो सकती है। हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल साफ जवाब है, नहीं हो सकती। 0% है। 0%। उसकी बजाय अगली फसल के बारे में सोचे, मूंग के बारे में सोचे, सूरजमुखी के बारे हाँ, में मैं ही कह रहा था कि अगर मान लो जो साथियों का खेत खाली है, गेहूं नहीं बो सकते, वो कौन सी फसल ले लें? नहीं, वो मैं अभी आप कवर हो ही गई कि भाई वो मूंग ले, सूरजमुखी ले। जी। लेकिन क्या होता है कि किसान का अपना भी एक दायरा होता है। साथी किसान उसको पिछले उदाहरण देता जी। है, पिछला उदाहरण देगा कि फला साल में फला तारीख को बोई थी और बढ़िया हुई, लेकिन वो जुआ है। जी। क्या पता उस साल कैसी परिस्थितियां थी, मौसम की, तापमान कैसा था, बारिश कैसी थी, है ना। टेम्परेचर बहुत बिल्कुल ये करता जुआ है, और इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वैज्ञानिक राय में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में देना चाहूंगा, भाई कोई भी किसान इस अवस्था में गेहूं की बिजाई के बारे में सोचे ही नहीं। तो सब चलो, गेहूं तो जिस हिसाब से बोली ठीक है, जो मुख्य समस्या है खरपतवार की जो आ रही है और आगे आती रहेगी, उसके बारे में क्या करना? नहीं, इस बार खरपतवार का जो बढ़वार होती है उसमें एक फैक्टर नहीं होता। जी। उसमें धूप कैसी थी, जी। उसमें ओवरऑल तापमान कैसा रहा, उसमें ह्यूमिडिटी कैसी रही, जी। क्योंकि दवाई का जो असर है काम करने का वो कई चीजों से प्रभावित होता है। जी। अगर आप स्प्रे किया और सवेरे धुंध पड़ गई तो 4 घंटे बाद ही वो काफी फर्क आएगा। जी। तो इस बार जो हम देख रहे हैं काफी अच्छा नियंत्रण खरपतवार नाशकों का पाया गया है जी। किसानों द्वारा, और ऐसा कहीं प्रकोप पाया नहीं गया है कि अभी खरपतवार का नियंत्रण पूरा नहीं हो। तो एक बात और, क्या खरपतवार का जब नियंत्रण करते हैं, क्या फसल बोने के बाद दवाई से कर सकते हैं, उससे पहले कुछ सावधानी हो सकती है जब भी हम कोई फसल लेते हैं? खरपतवार नियंत्रण का तो अभी इस बार जो पहली बार तकनीक पिछले साल से शुरू करी थी वैज्ञानिकों ने, पेंडिमेथिलिन बिजाई के 3 दिन के अंदर पहली बार ये प्रयोग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया था, सफल रहा। जी। और उससे पहले तो जैसे गर्मी लोग गहरी जुताई, आज बोल्ड प्लो आए हुए हैं, एमबी प्लो आए हुए हैं, और फिर एमबी प्लो के बाद हालांकि खेत में खर्चा भी बढ़ जाता है, टिलेज ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। एमबी प्लो गहरी जुताई करेंगे तो फिर उसको समतल करने में भी किसान की शक्ति उपयोग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास नहीं साधन नहीं है। या जैसे अब की अवस्था में समय को देखते हैं या आने वाले समय के अंदर जो भी 1-2 महीने है, उसमें कोई विशेष बात आप किसान साथियों को कहना चाहते हैं गेहूं के बारे में? जी, विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो सरसों की फसल से एफिड और जेसिड इंसेक्ट जो चूसक होते हैं, जो चूसते हैं, चूसने वाले हाँ, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी धूप पड़ती है तो उनकी मूवमेंट बढ़ सकती है। किसान अपने खेत में पूरी तरह से विजिलेंट रहें, रोज अपने खेत का भ्रमण करें, और अगर ऐसे कीट का प्रकोप पाया जाता है। डॉक्टर साहब एक फोन ले लें। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जिला सहारनपुर, अब नाम? गांव जुब्बी। अब नाम बताइए जल्दी से। विकास कुमार है जी। विकास जी, क्या पूछना है? सर कईयों के बारे में पूछा जी, हमने 3 बीघे क्यों बो रखे हैं जी? किसके बारे में? कईयों के बारे में समझ नहीं पाए, बात समझे नहीं। हेलो, हाँ, बात समझे नहीं, किसके बारे में पूछ रहे हो आप? गेहूं के बारे में पूछा। गेहूं के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, गैया। अच्छा, आप गैया बोल रहे थे। गेहूं के बारे में आपका स्वागत है। हाँ सर, पूछिए क्या पूछना है। शायद पता नहीं हो क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जी, हम कर सकते, आप विशेष संदेश को? विशेष संदेश यही है कि अभी जो सरसों की फसल में कीट आता है, एफिड या चूसक जो होता है, जो चेपुआ, जिसे हमारे आम सामान्य भाषा में चेपुआ बोल देते हैं, उसके सिर्फ यही एक कीड़ा या इंसेक्ट है जिसका प्रकोप अभी हो सकता है। उसके बारे में किसान सजग रहें, और जैसे ही अगर वो उनको नोट करता है, या तो उन पौधों को खेत से बाहर निकाले, या फिर रासायनिक स्प्रे
इमिडाक्लोप्रिड नामक दवाई है। क्या पहचान रहेगी उसकी? वो जहाँ पे ये कल्ले फूटते हैं उसके चारों तरफ अपने मतलब के मूवमेंट होती है, धूप निकलते ही मूवमेंट शुरू हो जाती है। पहले वो उसके साथ उसके अंदर घुसे रहते हैं, किसा हरे रंग का होता है, और या वो जहाँ से वो अपना अटैक करके जाता है वो चिपकने लग जाते हैं, जैसे हाथ लगाएंगे तो चिपचिपा पदार्थ, स्लगिश एक्सक्रीशन वो छोड़ता है वहाँ पे ये उसके। और किसान भाई उसके बारे में सजग रहें। अगर उसकी पॉपुलेशन जैसे साथ लगते कोई सरसों के पौधे से माइग्रेट हुआ है, ये जो कीट है ये दूसरी फसल से माइग्रेट होके दूसरी फसल से आता है, दूसरी फसल से होके आता है। अगर वो माइग्रेट एक आधे पौधे पे है तो उस पौधे को बाहर निकालना उचित होगा। अगर वो ज्यादा अटैक है तो फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL एक दवा आती है, दवाई का नाम इमिडाक्लोप्रिड। अच्छा, 17.8% SL। उसकी मात्रा कितनी रहेगी? हाँ, उसकी वो 70 से 100 ml तक की सिफारिश है। लेकिन अब तो मात्रा का ना कंपनियों जो उत्पादक हैं वो पूरा ख्याल रखते हैं, वो एकड़ की ही पैकिंग बनाना पसंद करते हैं। जी ठीक है, वो जो पैकिंग एकड़ की होगी। हाँ, एकड़ की पैकिंग बनाना पसंद करते हैं, बाकी तो वो उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और प्रोग्राम सुन रहे सभी किसान भाइयों। तो ये तो सुन रहे थे किसान भाई कार्यक्रम फ़ोन इन, और इसमें आज हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ थे वो थे डॉक्टर सतीश कुमार जी। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई, और गेहूं फसल की देखभाल विषय पे जो है आज का हमारा फ़ोन इन कार्यक्रम रहा। तो किसान भाई ध्यान रखें, पीले रतुए के पूरे लक्षण पहचानें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और इसके साथ साथ जहाँ कहीं पानी दे रखा था और ऊपर से जो फेर बरसात होगी और बीच में वो पानी खड़े हैं, खासकर नवाण वाले खेत हैं, तो उसमें से पानी निकासी की व्यवस्था भी करी जाए। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसके साथ ही जो हमारे कल के कार्यक्रम रहेगा उसमें चर्चा का विषय होगा पशुओं में मुंह खुर रोग व गड़घोटू रोग के लक्षण व बचाव के उपाय। और इसी के साथ हमारे आज के फ़ोन इन कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।